हिमाचल प्रदेश में एक नगर है पालमपुर। बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बेटे और तीनों बड़ी बहुएं तो साधारण बुद्धि के थे, लेकिन छोटी बहू दुर्गा बड़ी ही चतुर और बुद्धिमान थी। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बड़ा भरोसा था। एक बार प्रदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार व उसके परिवार को देश निकल जाने की सजा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वे अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं, अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र और आभूषण के सिवा। साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछ लिया कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती है। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। दुर्गा ने जब रोटियों के लिए आटा गूंथा, तब आटे में 4 बहुमूल्य माणिक छिपा दिए। फिर उस आटे की रोटियां बनाई और राजा के सिपाहियों को दिखा दी। सिपाहियों ने रोटियां ले जाने दी। दुर्गा ने रोटियां एक पोटली में बांध ली। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे। अब तक रात हो गई थी। साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पी कर सो गए। सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर हैं, वह सब दे दो, जिससे उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीदे जा सकें। पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह माणिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू करिए। दुर्गा ने एक माणिक साहूकार को देते हुए कहा। साहूकार ने माणिक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। यह बहुत बहुमूल्य माणिक है, इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकेगा। उसने सोचा। वह माणिक लेकर सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंच गया और उसे माणिक दिखाया। माणिक देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। यह माणिक किसी तरह इससे हासिल करना होगा, उसने सोचा। वह जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब आवभगत की और बोला, यह माणिक बहुत बहुमूल्य है। इसके लिए मुझे घर से सोने की मुहरें मंगवानी होगी और नौकर को घर भेज दिया है। मुहरें लाने के लिए अब वह साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहां एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी कच्चे सूत से बनी थी और उस पर एक पतली गद्दी रखी हुई थी। कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। आप जब तक नौकर आता है, इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए। मैं आपको एक शरबत पानी भिजवाता हूँ। जौहरी साहूकार से बोला। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए और वह तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झटपट तहखाने के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया। माणिक उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में बैठा साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो दुर्गा को चिंता हुई। उसने दूसरा माणिक निकालकर अपने पति को दे दिया और बोली, आप यह माणिक लेकर जाइए। यदि पिताजी से आपकी भेंट हो तो यह माणिक वापस ले आइएगा, वरना इस माणिक को बेचकर खाने पीने का सामान ले लीजिएगा। दुर्गा का पति माणिक लेकर बाजार की तरफ चल दिया। वह भी उसी जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ भी जौहरी ने वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। अब बाप और बेटे दोनों तहखाने में कैद हो गए। जब दुर्गा का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो दुर्गा को बहुत चिंता हुई। अब मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि इस नगर में मेरे ससुर और पति कहाँ खो गए। उसने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण लिए और बाजार की ओर चल दी। वहां पहुंचकर आभूषण बेचकर उसने खाने पीने का सामान और सबके पहनने के कपड़े खरीदे। अपने लिए उसने सिपाही की पोशाक खरीदी। धर्मशाला पहुंचकर उसने खाने पीने का सामान
और कपड़े परिवार वालों को दिए और यह कहकर कि वह ससुर और पति की खोज में जा रही है, वहां से चल दी। उसने सिपाही का वेश बनाया और सीधे राज दरबार में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि उसे अपने सिपाहियों में रख ले। राजा ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो सहर्ष उसे सिपाही की नौकरी दे दी। उसने महल के चारों ओर पहरा देने का काम मिल गया। कुछ दिनों से महल की पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था। वह रोज एक पशु को मारकर खा जाता था। उसके डर के मारे कोई सिपाही उधर पहरा देने के लिए राजी नहीं होता था। दुर्गा ने राजा से पशुशाला में पहरा देने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र के नौजवान को मौत के मुंह में ढकेलने से मना कर दिया, लेकिन दुर्गा के बहुत कहने पर आज्ञा दे दी। जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो दुर्गा उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसने छुरी से अपने बाएं हाथ की उंगली में घाव कर दिया, जिससे कि घाव के दर्द से उसे नींद न आए। फिर पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगी। आधी रात के बाद उसे जंगल की तरफ से आहट सुनाई दी। उसने देखा कि जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की चार दीवारी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा पेड़ के नीचे आया, दुर्गा दोनों हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और तलवार से उसकी गर्दन काट मिलाई। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार मिला तो वह दुर्गा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने राक्षस को बड़ी बहादुरी से मारा है, जो चाहे इनाम मांग लो। वह बोला, महाराज यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे नगर की रक्षा का भार दे दीजिए और मुझे यह स्वतंत्रता दे दीजिए। जब चोर को पकड़ूं तो उसे जो चाहे दंड दूं। राजा को इस नौजवान की बहादुरी का और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने दुर्गा को नगर का कोतवाल बना दिया। अब दुर्गा अपने पति और ससुर की खोज में निकल पड़ी। मेरे ससुर बहुत योग्य व्यापारी थे। वे उस बहुमूल्य माणिक को लेकर जरूर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे। उसने सोचा, मैं भी सबसे पहले वहीं जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जौहरी को जरूर मेरे पति व ससुर के बारे में पता होगा। दुर्गा जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर कोतवाल को अपनी दुकान पर देखा तो झटपट उसकी खातिरदारी में लग गई। आप हमारी दुकान पर पधारे। ओह भाग्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर माणिक जड़ा घर बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया माणिक दिखलाइए। दुर्गा जो कोतवाल के भेष में थी वह बोली। जौहरी ने उसे अनेक माणिक दिखाए पर दुर्गा को कुछ पसंद नहीं आया। ये सब आप क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक दिखाइए जो राजकुमारी के पति के अनुरूप हो। दुर्गा बोली। जब जौहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही माणिक निकाला जो उसने साहूकार से धोखे से हासिल किया था। उस माणिक को देखते ही दुर्गा पहचान गई, यह वही माणिक है जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों पकड़ लो इसे, यह कोई जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। दुर्गा ने आज्ञा दी, जल्दी बताओ जिस साहूकार से तुमने यह माणिक छीना है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता और यह माणिक मेरा है। जौहरी बोला, ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ। मुझे महाराज ने पूरी छूट दी है, अपराधी को जो चाहे दंड दूं। इतना कहकर दुर्गा ने तलवार निकाल ली। अब जौहरी घबरा गया। लगता है कोतवाल को सब पता है। उसने सोचा, वह दुकान के बाहर भागने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्गा दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर हटाया गया। तहखाने में साहूकार व उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे।
दुर्गा सबको लेकर दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं था। उसने फौरन उसे कारागार में डाल दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रख दिया। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। उसके बाद दुर्गा ने अपना सिपाही का भेष उतार दिया और अपने असली रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर उसे बताया कि किस तरह उसने सिपाही का वेश अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए धारण किया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर चकित रह गया। उसने न केवल दुर्गा को क्षमा किया बल्कि उसके ससुर को नगर में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी दे दी। सोनगढ़ का बादशाह बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह अपने प्रजा के हित के लिए सदैव रात्रि को भेष बदलकर जाया करता था। एक दिन वह रात्रि में भेष बदलकर गलियों में घूम रहा था कि कुछ आदमी छिपकर चलते हुए दिखाई दिए। वह भी उनकी तरफ बढ़ चला। चोरों ने उसे देखा तो वे ठहर गए और उससे पूछने लगे, भाई तुम कौन हो और रात के समय किस लिए घूम रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और आजीविका की तलाश में निकला हूँ। चोर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, जो हमारे साथ आकर मिल लिया। जितने आदमी हो उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। चलो किसी साहूकार के घर चोरी करें। जब वे लोग चलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, पहले यह निश्चय होना चाहिए कि कौन आदमी किस काम को अच्छी तरह कर सकता है, जिससे हम एक दूसरे के गुणों को जान जाएं। जो ज्यादा हुनरमंद हो उसे नेता बनाएं। यह सुनकर हर एक ने अपनी अपनी खूबियां बतलाई। एक बोला, मैं कुत्तों की बोली पहचानता हूँ। जो वे कुछ कहें उसे मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ। हमारे कामों में कुत्तों से बड़ी अड़चनें पड़ती हैं। हम यदि बोली जान लें तो हमारा खतरा कम हो सकता है और मैं इस काम को बड़ी ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। दूसरा कहने लगा, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है कि जिसे अंधेरे में देख लूं उसे फिर कभी नहीं भूल सकता और दिन के देखे हुए को अंधेरे रात में पहचान सकता हूँ। बहुत से लोग हमें पहचान कर पकड़वा दिया करते हैं। मैं ऐसे लोगों को तुरंत भांप लेता हूँ और अपने साथियों को सावधान कर देता हूँ। इस तरह हमारी रक्षा हो जाती है। तीसरा बोला, मुझ में ऐसी शक्ति है कि मजबूत दीवार में सेंध लगा सकता हूँ और यह काम मैं ऐसी फुर्ती और सफाई से करता हूँ कि सोने वाले की आंखें नहीं खुल सकती और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। चौथा बोला, मेरी सूंघने की शक्ति ऐसी विचित्र है कि जमीन में गड़े हुए धन को वहाँ की मिट्टी सूंघ कर ही बता सकता हूँ। मैंने इस काम में इतनी योग्यता प्राप्त की है कि शत्रु भी सराहना करते हैं। लोग प्रायः धन की धरती में ही गाड़ कर रखते हैं। इस वक्त यह हुनर बड़ा काम देता है। मैं इस विद्या का पूरा पंडित हूँ। मेरे लिए यह काम बड़ा सरल है। पांचवें ने कहा, मेरे हाथों में ऐसी शक्ति है कि ऊंचे ऊंचे महलों पर बिना सीढ़ी के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। तुम में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो यह काम कर सके। इस तरह जब सब लोग अपने अपने गुण बता चुके तो नए चोर से बोले, तुम भी अपना कमाल बताओ जिससे हमें अंदाजा हो कि तुम हमारे काम में कितनी सहायता कर सकते हो। बादशाह ने जब यह सुना तो खुश होकर कहने लगा, मुझ में ऐसा गुण है जो तुम में से किसी में भी नहीं है और वह गुण ऐसा है कि मैं अपराधी को क्षमा करा सकता हूँ। अगर हम लोग चोरी करते पकड़े जाएं तो अवश्य सजा पाएंगे, परंतु मेरी दाढ़ी में यह खूबी है कि उसके हिलाते ही अपराध क्षमा हो जाता है। तुम चोरी करके भी साफ बच सकते हो। देखो कितनी बड़ी ताकत है मेरी दाढ़ी में। बादशाह की यह बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, भाई तू ही हमारा नेता है। हम सब तेरी ही अधीनता में काम करेंगे ताकि अगर कहीं पकड़े जाएं तो बख्शे जा सके। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम जैसा शक्तिशाली साथी हमें मिला।
इस तरह सलाह करके ये लोग वहां से चल दिए। जब बादशाह के महल के पास पहुँचे तो कुत्ता भौंका। चोर ने कुत्ते की बोली पहचानकर साथियों से कहा कि यह कह रहा है कि बादशाह है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। मगर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। जब नेता आगे बढ़ता चला गया तो दूसरे ने भी उसके संकेत की ओर परवाह नहीं की। बादशाह के महल के नीचे पहुंचकर सब रुक गए और वहीं चोरी करने का इरादा किया। दूसरा चोर उछलकर महल पर चढ़ गया और फिर सबने बाकी चोरों को भी खींच लिया। जिसके जो हाथ लगा समेटा गया। सब लूट चुके तो चलने की तैयारी हुई। जल्दी जल्दी नीचे उतरे और अपना रास्ता लिया। बादशाह ने सबका नाम धाम पूछ लिया था। चोर माल असबाब लेकर चंपत हो गए। बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि तुम अमुक स्थान में तुरंत सिपाही भेजो और फला फला लोगों को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने फौरन सिपाही भेज दिए। चोर पकड़े गए और बादशाह के सामने पेश किए गए। जब इन लोगों ने बादशाह को देखा तो दूसरे चोर ने कहा कि बड़ा गजब हो गया। रात चोरी में बादशाह हमारे साथ था और यह वही नया चोर था जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ी में वह शक्ति है कि जिसके हिलते ही अपराध क्षमा हो जाता है। सब लोग साहस करके आगे बढ़े और बादशाह का अभिवादन किया। बादशाह ने पूछा, तुमने चोरी की है? सबने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ हुजूर, यह अपराध हमसे ही हुआ है। बादशाह ने पूछा, तुम लोग कितने थे? चोरों ने कहा, हम कुल 6 थे। बादशाह ने पूछा, छठा कहाँ है? चोरों ने कहा, अन्नदाता गुस्ताखी माफ हो, छठे आप ही थे। चोरों की यह बात सुनकर सब दरबारी अचंभे में रह गए। इतने में बादशाह ने चोरों से फिर पूछा, अच्छा अब तुम क्या चाहते हो? चोरों ने कहा, अन्नदाता, हम में से हर एक ने अपना अपना काम कर दिखाया। अब छठे की बारी है। अब आप अपना हुनर दिखावें जिससे हम अपराधियों की जान बच सके। यह सुनकर बादशाह मुस्कुराया और बोला, अच्छा तुमको माफ किया जाता है, आगे से ऐसा काम मत करना। चोरों ने राजा से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद वे चोरी नहीं करेंगे। राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया